गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा 6 केंद्र सरकार। इसमें लोकसभा की राज्यसभा की हमने जो सामान्य जो जानकारी थी सारी की सारी प्राप्त कर ली है। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा की शक्तियाँ। वैसे के वैसे हम राज्यसभा की भी शक्तियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो वो संसद की शक्तियाँ बन जाएगी, ठीक है। लोकसभा की शक्तियाँ पढ़ रहे हैं जिसमें पहली शक्ति है विधायी शक्ति, दूसरी है वित्तीय शक्ति, तीसरी है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, नंबर 4 संविधान में संशोधन की शक्ति और नंबर 5 है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करना, ठीक है। सबसे पहले देखिए विधायी शक्ति। विधायी का मतलब होता है, आप सीधे सीधे समझो, कानून निर्माण। कानून निर्माण, अब देखो कानून निर्माण का कार्य केंद्र सरकार में कौन करेगा? संसद करेगी। हमारे देश में कौन करता है कानून निर्माण? संसद करता है, ठीक है। अब देखो जो केंद्र सरकार होती है यानी कि जो लोकसभा राज्यसभा के साथ में मिलकर दोनों सदन बनाते हैं कानून, ठीक है। तो एक तो होता है संविधान में, देखो जो संसद होती है या जो केंद्र सरकार होती है, नंबर 1 केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाती है, नंबर 2 समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को होता है, अर्थात लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर कानून का निर्माण करती है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कानून कौन से होंगे? साधारण विधेयक, ठीक है, नंबर 1। दूसरी संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन। देखिए साधारण विधेयक से संबंधित और संविधान में संशोधन से संबंधित जो विधेयक होते हैं उन विधेयकों को या उन कानूनों का निर्माण हमारी लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर करती है। दोनों को बराबर ही शक्ति प्रदान होती है लोकसभा राज्यसभा को इस संबंध में। बाकी इनके अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग शक्तियाँ भी होती है इनकी, कुछ इसकी विशेष है लोकसभा की तो कुछ राज्यसभा की विशेष है। बाकी जो कॉमन शक्तियाँ जैसे विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति कॉमन होती है, इसमें कानून निर्माण दोनों कर सकते हैं, चाहे इसे राज्यसभा भी कर सकती है और लोकसभा भी करती है। तो हम यहाँ पे लोकसभा पढ़ रहे हैं, तो लोकसभा की जो विधायी शक्ति है लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर साधारण विधेयक, संविधान में संशोधन संबंधी, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का काम करती है, ठीक है। विधेयक तैयार हो गया, विधेयक तैयार हो गया तो विधेयक तैयार होने के बाद में राष्ट्रपति, दोनों में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, दोनों में अनुमति मिल गई, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा वो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि दोनों सदनों में पास होने के बाद लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर कानून का निर्माण कर रही है, तो दोनों सदनों में पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु जाता है विधेयक और उस पर राष्ट्रपति साइन करेगा, तब जाके वो कानून का निर्माण हो पाएगा। पहली चीज विधायी शक्ति। दूसरी चीज होती है वित्तीय शक्ति। ये वित्तीय शक्ति राज्यसभा को तो कम प्राप्त होती है जबकि लोकसभा को अधिक प्राप्त होती है। देखो वित्तीय जो शक्ति होती है उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति आदेश देता है, बजट पेश करवाता है। इसके अलावा जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक भी राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, लेकिन शक्ति लोकसभा की ज़्यादा है, राज्यसभा का इसमें ज़्यादा महत्व नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि वित्तीय जो अधिकार क्षेत्र है वो लोकसभा को ज़्यादा दिए गए हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जो वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री बजट पेश करने का काम करता है। इसके अलावा एक धन विधेयक होता है, धन विधेयक, धन विधेयक, विधेयक का मतलब वही कानून, ठीक है। धन विधेयक होता है, धन विधेयक से संबंधित। इसमें क्या होता है, धन विधेयक पेश किया जाता है, वो हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश करने के बाद में अच्छा धन विधेयक की जांच करने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। बताया था ना मैंने, वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक की जांच करेगा, ठीक है।
और ये जो विधेयक है ये जो वित्त विधेयक है, इस वित्त विधेयक को क्या करेंगे, फिर पारित करने के बाद राज्यसभा में भेजेंगे। राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद में वापस वो कहाँ आएगा, लोकसभा में आएगा। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर सकती है, परामर्श दे सकती है, लेकिन उसको माने या नहीं माने ये किसके ऊपर है, लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो फिर धन विधेयक पारित हो जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं वित्तीय शक्ति। इसके बाद में तीसरी शक्ति होती है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति का मतलब ये है, हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली होती है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। कार्यपालिका में कौन होता है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब देखो जो मंत्रिपरिषद होती है ना, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात लोकसभा मंत्रियों को हटाने की शक्ति रखती है। ये जो शक्ति है ये भी स्पेशल शक्ति है, किसकी है, केवल लोकसभा की है, राज्यसभा की शक्ति नहीं है ये केवल लोकसभा की शक्ति है। हटाने का काम कौन कर सकता है, केवल लोकसभा कर सकती है। इसलिए जो मंत्री होते हैं, जो मंत्रिपरिषद होती है, जो प्रधानमंत्री का जो पूरा दल होता है, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं शामिल होता है, वो पूरा दल, वो पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नंबर 3, संविधान संशोधन की शक्ति। देखो संविधान संशोधन की शक्ति दोनों को बराबर दी गई है, लोकसभा राज्यसभा दोनों को, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। चाहे इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा विधेयक तो वो राज्यसभा में जाएगा, चाहे राज्यसभा में विधेयक पेश किया जाएगा तो वो लोकसभा में जाएगा। दोनों की जब उस पर सहमति हो जाएगी, अपने अलग अलग 2/3 सदस्यों के बहुमत से जब पारित हो जाएगा, वो लोकसभा में भी 2/3 से होना चाहिए, राज्यसभा में भी 2/3 से होना चाहिए। जब वो पारित हो जाएगा तो उसके बाद में फिर उसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता, नहीं तो नहीं कर सकते संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया है, 3 प्रकार से होता है। एक होता है साधारण बहुमत, दूसरा होता है विशिष्ट बहुमत के द्वारा, और तीसरा होता है अति विशिष्ट बहुमत के द्वारा। ठीक है, 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत के द्वारा, विशिष्ट बहुमत के द्वारा, अति विशिष्ट बहुमत के द्वारा। अब आप कहोगे सर ये तो तीनों से सेम ही लग रहे हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, तो क्या होता है कि देखो संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, साधारण, विशिष्ट, अति विशिष्ट। अब देखो साधारण क्या होता है, साधारण का मतलब ये होता है कि जो दोनों सदन होते हैं, अगर वो 50% अनुमोदन के साथ में अगर विधेयक कोई संविधान में संशोधन कर रहे हैं, कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिनमें केवल 50% सदस्य एग्री हों, अनुमोदन दे दे तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। दूसरा होता है विशिष्ट बहुमत। विशिष्ट बहुमत में क्या होता है, 2/3 बहुमत। कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत। दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों के 2/3 बहुमत से जो संविधान में संशोधन किया जाएगा वो होगा विशिष्ट। और तीसरा होगा अति विशिष्ट। अति विशिष्ट में क्या करेंगे, लोकसभा राज्यसभा तो है ही, लोकसभा भी है राज्यसभा भी है, दोनों का 2/3 तो है ही, साथ में जो राज्य की विधानसभाएं होती है, आधे राज्यों की विधानसभाएं, कितनी, आधे राज्यों की विधानसभाएं, उनका अनुमोदन आवश्यक होता है। इनकी राय ली जाती है, तो ये केवल या तो हाँ करती है या ना करती है। ठीक है, या तो हाँ करना होता है या ना करना होता है। तो ये 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है। 5वीं शक्ति होती है आपकी, जिसको अपन बोलते हैं निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। अब देखो ये जो शक्ति है निर्वाचक मंडल के रूप में किस तरीके से होता है, तो आप जानते हो भारत में कुछ पद ऐसे होते हैं, भारत में कुछ पद ऐसे होते हैं जिन पर जब निर्वाचन किया जाता है ना, तो उस निर्वाचन प्रणाली में लोकसभा और राज्यसभा
दोनों ही भाग लेते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर अपन किसकी कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो आज लोकसभा ही पढ़ लेते हैं कि लोकसभा का निर्वाचक मंडल कैसे होता है, ठीक है। और ये जो लोकसभा है ये निर्वाचक मंडल के रूप में कैसे काम करेगी, किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो देखिए जो लोकसभा होती है वो लोकसभा नंबर 1 राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति, नंबर 2 उप राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन किया जाता है तो ये जो राष्ट्रपति होता है ना, इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं प्लस राज्यसभा के भी होते हैं। ये निर्वाचित होते हैं दोनों, लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, और राज्यों की विधानसभाओं के भी होते हैं, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित होते हैं, ये भी निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, तीनों की विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ये सारे मिलकर हमारे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, यानी ये वोट देते हैं। आप तो ये समझो ये सारे सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति को वोट देते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कर रहा, लोकसभा कर रहा है कि नहीं कर रहा, लोकसभा का नाम आ गया ना इसमें, इसका मतलब है निर्वाचक मंडल में लोकसभा होता है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ना, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें भी लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य, इसमें मनोनीत भी आ गए, इसमें टोटल होते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य भी आ गए, इसमें राज्यसभा के मनोनीत आ गए, लोकसभा के मनोनीत आ गए, दोनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसका मतलब है लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करता है। ओके, तो इस तरीके से आज हमने लोकसभा की शक्तियां पढ़ी, कल हम पढ़ेंगे राज्यसभा की शक्तियां। ओके, थैंक यू।